ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग फ्लैटलाइनर्स। कहानी के शुरुआत में हमें बॉटनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी बॉटनी का फ़ोन बजता है, इसीलिए वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फ़ोन को उठाने लगती है और तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट बहुत भयानक था। इसमें कोर्टनी की बहन की मृत्यु हो गई, लेकिन कोर्टनी बच गई। वो कहीं ना कहीं खुद को अपनी बहन की मृत्यु की जिम्मेदार समझती है। वो आफ्टर लाइफ पर स्टडी कर रही होती है, यानी मरने के बाद हम पे क्या होता है। दरअसल उसकी बहन की मृत्यु का उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, इसीलिए वो आफ्टर लाइफ को पूरी तरह से समझना चाहती है। वो एक लड़की के पास जाती है। ये लड़की हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से थी। इसकी 1 मिनट के लिए दिल की धड़कनें बंद हो गई थी, यानी ये 1 मिनट के लिए मर चुकी थी। कोर्टनी इससे पूछती है कि तुमने क्या महसूस किया, लेकिन वो लड़की कोर्टनी को कुछ भी नहीं बताती। कोर्टनी इससे पूरी तरह से निराश हो जाती है। अब कोर्टनी अपने 2 दोस्तों के पास जाती है, जिसमें से एक मेल लड़का होता है और एक फीमेल एक लड़की होती है। कोर्टनी इन्हें अपने साथ एक लैब में लेके जाती है। वो कहती है कि मैं आफ्टर लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दिल की धड़कनों को 1 मिनट के लिए बंद करूँ और तुम लोग मेरे जिस्म में जितनी भी चेंजिंग होंगी उन सबको मॉनिटर करना। कोर्टनी एक कागज़ पे साइन करके कहती है कि मैंने इस पे लिख दिया है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार मैं होंगी और तुम में से कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये सुन के कोर्टनी का मेल फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन कोर्टनी की जिद करने पर ये दोनों कोर्टनी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कोर्टनी को एक हेलमेट पहनाते हैं और एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कोर्टनी की दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि कोर्टनी का जिस्म तो इस दुनिया में है, लेकिन कोर्टनी की आत्मा किसी और दुनिया में जा चुकी है। कोर्टनी को उसकी जन्म से लेके अब तक की सारी चीज़ें नज़र आने लग गई हैं, यानी कोर्टनी जिस दुनिया में है वो दुनिया इसको इसके जीवन काल से लेके भूतकाल तक का सारा सफ़र दिखा रही होती है। अब कोर्टनी को बेहोश हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। कोर्टनी के दोस्त इसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए वो अपने सीनियर फ्रेंड रे को कॉल करके अपने पास बुलाते हैं। रे इनके पास आता है और पूछता है कोर्टनी को क्या हुआ। वो कोर्टनी के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। रे बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कोर्टनी को होश नहीं आता, इसीलिए वो इसके मुंह में एक डायरेक्ट पंप लगा देते हैं ताकि इसकी धड़कनों को स्टार्ट किया जा सके। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि कोर्टनी की दिल की धड़कनें स्टार्ट हो जाते हैं और कोर्टनी जो कि अब किसी और दुनिया में जा चुकी थी वापस अपनी दुनिया में आ चुकी है। कोर्टनी को होश में आके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग एक घर में जाकर कोर्टनी के दिमाग में होने वाली तमाम चेंजेस को देखते हैं। वो देखते हैं कि जब कोर्टनी मर चुकी थी तो इसके दिमाग का सारा हिस्सा ब्लैक हो चुका था, लेकिन 2 हिस्सों को छोड़ के एक हिस्सा वो जहाँ हम खुशियाँ एक्सपीरियंस करते हैं और एक हिस्सा वो जहाँ हम डिप्रेशन और दर्द महसूस करते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कोर्टनी के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कोर्टनी मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल को अपनी यादों में देख लिया था। अब कोर्टनी समझ चुकी थी कि जीवन काल और भूतकाल दोनों का ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल से है, यानी कि हम जो आज करेंगे उसी का अंजाम हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगले दिन हमें कोर्टनी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो 20 मील तक भागकर अपनी क्लास में आती है और फड़ हर सवाल का जवाब देती है। ये देख के उसके सीनियर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, साथ ही साथ कोर्टनी के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। कोर्टनी के दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद हमें कोर्टनी को दिखाया जाता है कि जो कि पियानो बजा रही थी, जो कि उसने 5 साल की उम्र में सीखा था, और अब अचानक से कोर्टनी को फिर से पियानो बजाने का हुनर आ गया। ये देखने के बाद इसके फ्रेंड्स फैसला करते हैं कि वो भी अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो इस एक्सपेरिमेंट का नाम फ्लैटलाइनर्स देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोर्टनी के उस फ्रेंड को जो कि कोर्टनी के पास था। वो भी खुद पे ये एक्सपेरिमेंट करता है। वो देखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पे था और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो अपनी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ देता है। इसके बाद कोर्टनी की फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो भी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। वो याद करती है कि जब वो स्कूल में थी तब उसके साथ एक ब्राइट स्टूडेंट भी थी।
लेकिन उसकी फ्रेंड उस ब्राइट स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा जलती थी, इसलिए वो उसकी प्राइवेट फ़ोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है और वो स्कूल और कॉलेज दोनों ही छोड़ के चली जाती है। इसके बाद हमें मायो को दिखाया जाता है, वो भी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। उसे याद आता है कि उसका एक पेशेंट था जिसे उसने ड्रग्स की ओवरडोज देकर मार दिया। यानी कि जब भी ये फ्लाइट लेनर का एक्सपीरियंस करते हैं तो इन्हें ना सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं बल्कि इनके किए गए जुल्म भी इन्हें दिखाई देते हैं। इन एक्सपेरिमेंट का इन पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है क्योंकि इनके दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें कोर्टनी को दिखाया जाए, ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं क्योंकि वहाँ पे गार्ड आ गए थे। ये लोग अपनी जान बचा के एक पार्टी पे जाते हैं। पार्टी में कोर्टनी को अपनी बहन का साया दिखता है, वो अपनी बहन का पीछा करती है। तब वो दिखाया जाता है कि उसे कार के अंदर अपनी बहन दिखाई दे रही है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें कोर्टनी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। वो पास जाकर देखता है तो उसे एक कपड़ा दिखाई देता है जो कि हिल रहा होता है। वो कपड़े को उठाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का साया होता है, लेकिन तभी उसे कोर्टनी का फ़ोन आ जाता है। कोर्टनी उसे बताती है कि मेरे साथ बहुत ही अजीब कुछ हो रहा है, मुझे अपनी मरी हुई बहन का साया दिखाया जाता है। शायद ये सब कुछ उस फ्लैट लीनियर एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कोर्टनी इसके बाद अपने रूम में जाती है जहाँ पे उसे उसकी बहन दिखाई देती है जो कि डाइनिंग टेबल पे कुछ लिख रही होती है। ये देख के कोर्टनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और उसे छत से धक्का मार देती है, जिससे कोर्टनी की वहीं मृत्यु हो जाती है। कोर्टनी के फ्रेंड्स को उसकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था। इनके दिमाग की क्षमता तो बढ़ चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ इन्हें वो सब चीज़ें भी दिखाई दे रही थी जो सब कुछ कोर्टनी को दिखाया जा रहा था, यानी इनके बुरे एहसास इन्हें अब जीने नहीं दे रहे थे। आफ्टर लाइफ का एक्सपेरिमेंट इन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था। अभी हमें कोर्टनी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड का साया अटैक कर देता है। वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है, लेकिन इससे पहले वो स्विमिंग पूल में डूबता है वो खुद को किसी तरीके से बचा लेता है। फिर हमें मायो को दिखाया जाता है जो कि जिसने अपने फ्रेंड को ओवरडोज दे के मार दिया था। उसे उसी का वही फ्रेंड दिखाई देता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी किसी तरीके से बच जाती है। इसके बाद हमें उस फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसने अपने फ्रेंड की न्यूड वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। वो लिफ्ट में जा रही होती है, तभी उसकी लिफ्ट एक अजीब से रूम में रुकती है। वो जब लिफ्ट को खोलती है तो एक अजीब सा साया उस पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो तभी लिफ्ट का डोर बंद कर देती है। इन सब में से सिर्फ रे ही था जिसे ये साए नहीं दिखाई दे रहे थे। ये सब समझ चुके थे कि ये सब सायों का खेल नहीं बल्कि ये सब लोग हेलुसिनेश कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने जो पाप किए थे वही पाप अब इन्हें जीने नहीं दे रहे, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे। इसलिए ये लोग बारी बारी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हमें उस मेल फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी अबॉर्शन किया ही नहीं था। वो अपनी बीवी और बच्चे को देख के इमोशनल हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी के लिए ख्याल रखूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग परिवार की तरह रह सकते हैं। ये बात सुन के उसकी गर्लफ्रेंड इमोशनल हो जाती है और उसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद हमें उस फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसने अपनी फ्रेंड की न्यूड फोटो अपलोड कर दी थी। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अब पछता रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो भी उसे माफ़ कर देती है। इस तरह इन्हें कुछ भी अब साए दिखाई देना बंद हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर लिया था। इसके बाद हमें मायो को दिखाया जाता है। मायो माफ़ी नहीं मांग सकती क्योंकि जिस शख्स को उसने मार दिया वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अब आफ्टर लाइफ में जाएगी और आफ्टर लाइफ के एक्सपेरिमेंट में अपने उसी दोस्त से मिलेगी और उससे माफ़ी करेगी। लेकिन वो जानती है कि उसके फ्रेंड्स उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो खुद ही अकेली उस कमरे में चली जाती है और वो इंजेक्शन लगा लेती है जिससे उसके दिल की धड़कनें स्लो हो जाती हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है कि मैं
आफ्टर लाइफ के एक्सपेरिमेंट में मौजूद हूँ, प्लीज़ मुझे आके बचा लो। इसलिए उसके फ्रेंड वहाँ आके उससे बचाने की कोशिश करते हैं। अब हमें मायो को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी दुनिया में पहुँच चुकी थी। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, यहाँ पे बहुत सारा खौफ का साया था। तब हमें दिखाया जाता है कि मायो अपने उस फ्रेंड से मिल चुकी है जिससे उसने मारा था। वो अपने उस फ्रेंड से माफ़ी मांगती है, उसे कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों का पछतावा मुझे जीने नहीं देगा, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड उसका गला दबा लेता है और उसे उसी व्हीलचेयर पे बिठा के कहीं लेके जा रहा होता है। शायद वो उसे भी टॉर्चर करना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा होता है, मैं उस तूफान में खींची जा रही होती। तभी हमें कहानी की शुरुआत वाली लड़की दिखाई देती है। वो कहती है कि जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी ये सारे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देंगे, इसलिए तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा। उसके फ्रेंड उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके दिल की धड़कनें पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती हैं। तभी रे एक स्पेशलाइज तरह का इंजेक्शन उसके दिल पे लगाता है जिससे उसकी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी करके वापस आना शुरू हो जाती है। जब उसकी सबकॉन्शियस उसके कॉन्शियसनेस पे भारी पड़ना शुरू हो जाती है और मायो अपने होश में आ जाती है। ये सब लोग मायो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मायो को उस दुनिया में गए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। इसके बाद मायो अपनी टीम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह उसने ओवरडोज दे के अपने दोस्त को मार दिया जाता है। उसे कुछ दिन के लिए ट्रायल पर रखा जाता है और बाद में दोबारा अपने काम पर रख दिया जाता है। फिर इसके बाद वो फ्लाइट रनर वाली पूरी की पूरी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते ताकि कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना करे। दरअसल ये कहानी हमें सिखाना चाहती है कि हम सब कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपनी जो गलतियाँ हमने पास्ट में की हैं उसको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगे उन शख्स के से जिनके साथ हमने बुरा किया है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली किसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।